हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारतीय इतिहास चल रहा था। भारतीय इतिहास में हमने प्राचीन इतिहास कंप्लीट किए हैं, एंशियंट भारत कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी। ठीक है, आज शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में हम भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी जैसे राज्यों को पढ़ते हुए फिर सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के साथ साथ हम मुगल साम्राज्य तक जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे मराठों के उत्कर्ष को। ठीक, तो मध्यकालीन भारत आज हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न पूछा गया था कल वाले वीडियो में, लेकिन उसे किसी ने लिखा नहीं है, तो लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि फोकस अगर सिर्फ प्री पर है तो सिर्फ उसी की तैयारी हो सकती है। मेंस की तैयारी लिखने पर ही होगी और 2 महीने में कोई मेंस की तैयारी नहीं होती। ठीक है, तो धीरे धीरे लिखने की आदत जरूर डालना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, शुरुआत यहाँ से हुई इसकी। ठीक है, अभी दिल्ली सल्तनत नहीं है। चलिए, तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, प्रश्न आता है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। मृत्यु इनकी हुई थी 632 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की योग्य हैं। अच्छा, भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए या अरब आक्रमण हुए, तो मोहम्मद बिन कासिम था एक। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया था। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया, वो भी सफल, जो कि सिंध पर हुआ था 712 में। ठीक है, 712 ईस्वी में सिंध में भी उन्होंने किया। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो शासन कर रहा था वो था राजा दाहिर, नाम था उनका। वही वहाँ पे शासन कर रहे थे। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का उद्देश्य, कई बार वो भी प्रश्न आता है, किनके आक्रमण का उद्देश्य भारत में शासन सत्ता स्थापित करना था? तो ये गलत है। शासन सत्ता के लालची नहीं थे वो। ठीक है, वो यहाँ धन दौलत, उनका मतलब था कि धन दौलत लूटेंगे, इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे बस। तो धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, शासन सत्ता स्थापित करना इनका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है, इस्लाम धर्म का प्रचार, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सत्ता, शासन सत्ता स्थापित नहीं करना चाहते थे यहाँ पे, सिर्फ ये यहाँ पे धन दौलत लूटना चाहते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखते आगे। ईरानियों ने हिंदुस्तान, एनसीईआरटी में भी आप पढ़े होंगे, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा है भारत को, है? और यूनानियों ने इंडिया कहा था। ठीक है, हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है अरबों ने। ध्यान रखना कि हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग
अरबों ने ही किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम ने, सफल आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला, तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले 711 में ही उबैदुल्ला था। इसके नेतृत्व में भी एक अभियान दल भेजा गया, लेकिन ये क्या सफल नहीं हुआ था, क्या पराजित हो गया और मारा भी गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्ला आया, हारा और मारा भी गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। दूसरा अभियान फिर भेजा गया बुदैल के नेतृत्व में, पहला उबैदुल्ला फिर दूसरा बुदैल, ये भी असफल हुआ। तो उबैदुल्ला आया, हारा, मारा गया, फिर बुदैल भी आया, ये भी असफल हुआ। इसके बाद इराक के हाकिम अल हज्जाम ने कासिम के नेतृत्व, कासिम मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, फिर इराक के हैं हाकिम अल हज्जाम, ध्यान रखना है कि हाकिम अल हज्जाम हैं। इन्होंने कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और जो कि 712 में भेजा था। ठीक है, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, और इसकी जानकारी हमें चचनामा में मिलती है कि सिंध पर आक्रमण जब हुआ 712 में, तो उस समय सिंध पर शासन दाहिर का हुआ करता था। ठीक है, तो चचनामा में यह लिखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान है। उबैदुल्ला आया, हारा और मारा गया, बुदैल आया, वो भी असफल हुआ। फिर हाकिम अल हज्जाम ने भेजा कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए। जिस समय सिंध पर आक्रमण करने के लिए कासिम आया, उस समय सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था, और ये चचनामा से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, महमूद गजनबी, महमूद गजनी, गजनी वंश, गजनी वंश है। गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता है। संस्थापक रहा है अल्पतगीन, नाम है। ठीक है, गजनी वंश है जिसको यामिनी वंश भी कहते हैं। इसका संस्थापक रहा है अल्पतगीन। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। सोमनाथ मंदिर पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, बहुत सारे लूटा गया था। तो भीमदेव प्रथम के ही शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना भीमदेव प्रथम का। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे हो सकता है कि जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, उस समय वहां पर या भारत में किसका शासन था? तो भीमदेव प्रथम था। ठीक है, ध्यान रखना। गजनबी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण हुआ विद्याधर के समय में। विद्याधर शासक थे 1019-20 में। गजनबी का चंदेलों पर जब आक्रमण होता है, तो उस समय विद्याधर शासक थे। ठीक है, वो भी 1019-20 में की बात है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना गजनबी का चंदेलों पर आक्रमण हुआ। गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य था लूटपाट करना। ऊपर बताया था कि अरबों के आक्रमण का उद्देश्य क्या होता था कि धन लूटेंगे और उसके बाद धर्म प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, बस। ठीक है, तो गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा ने अल कादिर बिल्लाह, नाम था इनका, बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, जिन्होंने गजनबी को अमीनुल बिल्लाह उपाधियां दी। क्या नाम था, क्या उपाधि दी थी? यामिनुद्दौला
आमिन अमीन उल मिल्ला, ये दोनों याद रखना है। किसने दिया है? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह। किसको? गजनवी को। क्या किया? यामीन उद्दौला और आमीन उल मिल्ला की उपाधियां प्रदान की थी। गजनवी विद्वान और कलाकारों का सम्मान करता था। इसके समय उतबी अल उतबी का नाम सुना होगा, इनके दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने किताब लिखी, किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी, दो किताबें, है ना। उतबी जो दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे गजनवी के, इन्होंने दो किताब लिखी, एक किताब उल यामिनी और दूसरी तारीख यामिनी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किताबें किसकी हैं? किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी उतबी की, अल उतबी नाम है इनका पूरा। ठीक है, तारीख सुबुक्तगीन एक किताब है। तारीख सुबुक्तगीन के लेखक हैं बैहाकी, नाम है इनका। तारीख सुबुक्तगीन के लेखक बैहाकी हैं। ये बैहाकी को लेनपूल एक थे कोई, इन्होंने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। बैहाकी को लेनपूल ने बैहाकी को लेनपूल ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखना, ठीक। शाहमाना ओ शाहनामा है, शाहनामा एक किताब है। इसके लेखक हैं फिरदौसी। ठीक है, शाहनामा जो लेखक किताब है, इसके लेखक फिरदौसी हैं। इसमें पूर्वी होमर की उपाधि, फिरदौसी को पूर्वी होमर की उपाधि, मतलब पूर्वी होमर की संज्ञा किसको दी जाती है? प्रश्न आए तो ध्यान रखना कि फिरदौसी को। ठीक है, तो पूर्वी होमर की उपाधि किसको दी गई है? फिरदौसी को। ठीक है, तो ये सब कुछ किताबें हैं मध्यकाल की, तो इनको ध्यान रखना। इस किताबों में से नाम आते हैं, पूछे जाते हैं इनके सवाल। फरिश्ता, फरिश्ता हैं, लेखक हैं ये। इनका नाम है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह, पूरा नाम है फरिश्ता का। फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह नाम है। इन्होंने किताब लिखी तारीख फरिश्ता, गुलशन इब्राहिमी नाम है किताब का इनकी। तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी इन्होंने लिखा था। ठीक है, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनको समर्पित थी ये किताब तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी। इब्राहिम नाम है, तो इब्राहिम आदिल शाह मान के चलना कि उन्हीं को समर्पित है किताब। ठीक, अलबरूनी, अलबरूनी कौन है? अलबरूनी जो है गजनबी के साथ भारत आए थे। अलबरूनी गजनवी के साथ भारत आए, किताबुल हिंद की रचना की। किताबुल हिंद मतलब तहकीक हिंद या फिर भारत की खोज, हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, तो तत्कालीन भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक थी ये। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबरूनी। ध्यान रखना, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। ठीक है, तो किताबुल हिंद की रचना की, गजनवी के साथ इसने ये भारत आया। फिर तत्कालीन भारतीय सामाजिक और संस्कृति पर आधारित पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। किसने? अलबरूनी ने। ठीक है, कहा जाता है कि यह गजनवी से परमिशन मांगे थे, हम आपके साथ चलेंगे कहाँ? कन्नौज। तो गजनवी ने उससे मना किया कि नहीं, वहाँ नहीं जाओगे। तो ये कहे नहीं, हम उन पे एक किताब लिखना चाहते हैं। तो ऐसा बताया गया है, आप भी देखेंगे तो समझ आएगा। तो ये कहते जब किताब लिखना है हमें एक, तो ये पूछते हैं गजनवी कि अच्छा उस किताब का नाम क्या रखोगे अगर लिखोगे तो? कहे कि हम उन
ये जो किताब लिखेंगे उनकी सामाजिक संस्कृति बड़ी अच्छी है, उस पे हम किताब लिखेंगे। तो उस किताब का नाम आप बता दीजिए। तो इस किताब का नाम जो है, ये किताबुल हिंद, तहकीक हिंद भी बोला इन्होंने, दोनों नाम, तहकीक हिंद इसी का रूप नाम है, इसी का दूसरा नाम भी है किताबुल हिंद का तहकीक हिंद। ठीक है, तो गजनवी ने ये नाम बोला था किताबुल हिंद रखिए, क्योंकि आप यहाँ के लोगों के मतलब भारत के लोगों के ऊपर किताब लिखेंगे। ठीक है, तो तहकीक हिंद यहाँ के लोगों पर आप रिसर्च करेंगे, इसलिए तहकीक हिंद या किताबुल हिंद नाम रखिए उसका। भारत की खोज जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका नाम गजनवी ने ही रखा था किताबुल हिंद। ठीक है, चलिए आगे है, ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाओं का अध्ययन किया किसने? अलबरूनी ने। अलबरूनी ने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाओं का भी अध्ययन किया है। अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की, यही अरबी भाषा। इसका अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले सचाऊ था कोई, सबसे पहले तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया था, और हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा नाम था इनका। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद सचाऊ ने किया तहकीक हिंद का, और हिंदी में रजनीकांत शर्मा ने इसका अनुवाद किया था। ठीक है, इसके समय में संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का जारी किया, और जिसमें एक तरफ अरबी लिखा होता था, दूसरी तरफ संस्कृति होती थी, संस्कृत लिखा होता था। ठीक है, चांदी का सिक्का होता था एक, जिसकी एक तरफ अरबी लिखा होता था, अरबी भाषा, और दूसरी तरफ संस्कृत लिखी होती थी। ठीक है, चलिए एक चीज अभी इसमें हम भूले हैं, क्या है कि जैसे जब तुर्कों का आक्रमण हुआ, पहला तुर्क आक्रमण हुआ, तो पंजाब में जो शाही वंश था, शासन कर रहा था, उसका नाम था जयपाल। ठीक है, शाही वंश का शासक था जयपाल था, ये शासन कर रहा था पंजाब पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, पंजाब पर शासन कर रहा था ये। ठीक है ना, चलिए महमूद गजनी के बारे में आपको हर चीज़ पता है, अमरुद्दौला, यामुन मिल्ला, सब कुछ बताया। और एक चीज़ इनसे सीखने की ये हो सकती है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, 17 बार आक्रमण किए, उनसे एक सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, बस लगे रहना चाहिए, सफलता तो मिलेगी ही। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण किए थे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये तो ऐसे बता दिए। चलिए, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी नाम है। पहला आक्रमण कब किया इसने? 1175, 1175 में। कहाँ पर? मुल्तान। पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर किया 1175 में। ठीक है, फिर पहला तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, पृथ्वीराज चौहान पराजित विजयी हुए थे। इस समय पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था युद्ध, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, दूसरा फिर युद्ध हुआ 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। इसमें इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। फिर ठीक 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। भीम या मूलराज सेकंड थे जो कि विजयी हुए 1178 में। 75 मुल्तान पे किया, 78 में किया गुजरात पर। उस समय भीम या मूलराज द्वितीय थे जो कि
विजयी हुए। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की शुरुआत होती है, तराइन के दूसरे युद्ध से। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए, 1194 चंदावर का युद्ध हुआ। राजा जयचंद थे, गढ़वाल शासक हैं। ठीक है, 1194 चंदावर का युद्ध हुआ है। राजा जयचंद जो कि गढ़वाल वंश के शासक हैं, पराजित हुए। कन्नौज, गढ़वाल कहाँ थे? कन्नौज में। 1194 का जो चंदावर का युद्ध रहा, कन्नौज के गढ़वाल शासक थे राजा जयचंद के साथ लड़ा गया, और जो कि पराजित हुए। किससे पराजित हुए? मोहम्मद गोरी से। और चंदावर कहाँ है आज के समय में? इस समय उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में है, यमुना नदी के तट पर। ध्यान रखना, फिरोजाबाद क्या बोलते हैं? सुहाग नगरी, है ना? ध्यान रखना इसका। मोहम्मद गोरी पढ़ रहे हैं? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ही पढ़ रहे हैं। तो सिक्कों पर इनके एक तरफ लक्ष्मी की आकृति है और दूसरी तरफ कलमा खुदवाया गया है। किसमें? अरबी भाषा। ठीक है, सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा खुदवाया गया, वो भी अरबी भाषा में खुदवाया गया। विजयों के बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। मोहम्मद गोरी जब विजयी हुआ, राजा जयचंद को भी पराजित किया, पृथ्वीराज चौहान को भी हराया, तो सबको जब हरा ही दिया, तो उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के 1192 में तराइन के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गोरी ने तराइन के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण गोरी ने क्या किया? कोहराम और समाना, दो जगह है, वहां का प्रशासक नियुक्त किया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक इनका गुलाम है। किसका? मोहम्मद गोरी का। ठीक है, ध्यान रखना। तो तराइन का जो युद्ध हुआ 1192 वाला, जिसमें वो विजयी भी हुआ, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इसको कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त कर दिया मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, बिहार तथा उत्तरी बंगाल विजय का अभियान गोरी का एक दास था, बख्तियार खिलजी ने किया था, है ना? उत्तरी बंगाल विजय का अभियान, बिहार के विजय का अभियान बख्तियार खिलजी ने किया था, जिसको आगे पढ़ेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी बख्तियार खिलजी ने ही। देखिए यहाँ पे है भी। 1202 में नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस करके उदंतपुर पर कब्जा किया था। इसने बख्तियार खिलजी ही, यही गया था वहाँ पे। ठीक है, तो 1202 में बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विक्रमशिला को तहस नहस किया और उदंतपुर पर कब्जा किया। उदंतपुर बिहार में ही है ना? ठीक है, बख्तियार खिलजी ने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। उदंतपुर पर कब्जा किया, लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है ना? तो ये चीज़ें ध्यान रखनी। चलिए, अब तो ये हो गया पूरा समाप्त। ठीक है, चलिए अभी और देखते हैं। अब आएंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इनकी वंश जो हैं उनको क्रम से सजाना है। वंश को क्रम से बताओ। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इनके जो वंश हैं, शासन वर्ष कम से ज्यादा, ऐसा भी तो आता है क्वेश्चन, कम से ज्यादा की तरफ सजाओ।
या ज़्यादा से कम की तरफ है। ठीक है, तो क्रम से अगर वंश का क्रम देखा जाए तो गुलाम गुलाम है 1206 से 90 तक, 84 साल। खिलजी 1290 से 1320 तक, ऐसे ही है। गुलाम खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद। तुगलक देखिए, तुगलक तुगलक कब से कब तक है? 1320 से 1398 तक, सही है ना? 1320 से 1398 तक कौन? तुगलक है। और भी अभी दो और हैं, 5 वंश है ना, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, है ना? तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। अब देखिए, सैयद है 1320 1398 हो गए, उनका टाइम याद हो गया। ठीक है, सैयद है, तो सैयद क्या है? अब देखिए, सैयद आएंगे 1414 से 1451 तक। ठीक है, संस्थापक इसके हैं खिजर खां, ध्यान रखना है। इनका कोई, इसकी जानकारी सिर्फ एक बुक है, एक किताब है, उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, फिर आता है लोदी वंश। लोदी सबसे लास्ट, लोदी के लास्ट। ठीक है, ये हैं 1451 से 1526 तक। यहाँ पे लड़ाई होती है, पानीपत की लड़ाई होती है, इसमें हार जाते हैं बाबर से। ठीक है, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य आ जाता है भारत में। ठीक है, फिर हुमायूं हारता है शेरशाह सूरी से। तो ये 5 वंशावली है। तो गुलाम कितने साल शासन करता है? 1206 से 1290, 84 साल। फिर उसके बाद खिलजी 1290 से 1320, 30 साल। फिर 1320 से 1398, 78 साल, गुलाम खिलजी तुगलक। फिर सैयद 37, 1414 से 1451, है ना? 37। फिर अब कौन? लोधी वंश 1451 से 1526, कितना होता है? 74, है ना? इतने तो होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका है? इनका है। ठीक है, फिर इनका है, फिर इनका है। गुलाम खिलजी को छोड़ो अभी, खिलजी को हटाओ, गुलाम, तुगलक, लोधी, सैयद, खिलजी, इस तरीके से। या फिर खिलजी, सैयद, लोधी, तुगलक, गुलाम, ये क्रम है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी इसको कहा जा सकता है। प्रारंभिक जो तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी कहा जा सकता है गुलाम वंश के शासकों को। ठीक है, ऐबक जो था निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक निशापुर के एक काजी थे, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी के दास थे, जिसे अति सुरीले सुर में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां की उपाधि भी दी गई थी। किसको? ऐबक को। किसने दी थी? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने दी थी। क्यों? क्योंकि ये इनके यहाँ दास भी था और कुरान बहुत अच्छे सुरीले सुर में पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि दी गई।
अब कूकी से गोरी ने गजनी में खरीद लिया था। किसको खरीदा था? ऐबक को। तो ऐबक गोरी का क्या था? गुलाम था। ठीक है, ध्यान रखना। गोरी ने ऐबक को अमीर आखुर, गोरी ने क्या किया? अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया ऐबक को। ठीक है, गोरी ने ऐबक को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने गद्दी संभाली और लाहौर को राजधानी बनाया। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की, ये भी ध्यान रखना। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक और सिपह सालार से ही काम चलाया इसने अपना। मलिक और सिपह सालार से ही अपना काम चलाया था इसने। ठीक है, ये ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे। गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त किया इसने। फिर 1208 में ऐबक दास्ता से मुक्ति पाई। तो मोहम्मद गोरी का एक उत्तराधिकारी था, नाम था गियासुद्दीन महमूद। इसने मुक्ति पत्र दिया किसको? ऐबक को। फिर 1208 में यह दासता से मुक्ति पा गया। ऐबक को उदारता के कारण लाख बख्श लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। किसको? ऐबक को। ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न आ चुका है पहले। कुब्बतुल इस्लाम पहली मस्जिद है ना, दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर नामक मस्जिदों का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बिन बख्तियार काकी नाम था। इनके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। कब? ऐबक के समय में। और इल्तुतमिश ने क्या किया? इसको पूरा किया था। ठीक है, चौगान खेलते हैं इस समय का जो पोलो बोलते नहीं, पोलो घोड़े से खेलते हैं ना, ठीक है, खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की 1210 में मृत्यु होती है। फिर 1210 में खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त करके इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान बना। दिल्ली का पहला सुल्तान का क्या मतलब है? दिल्ली का पहला सुल्तान इसलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कभी सुल्तान नहीं रहा और मलिक और सिपह सालार से ही काम चलाया अपना। ठीक है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश बनता है 1210 में खलीफा से सुल्तान की पदवी प्राप्त करने के बाद, जिसे खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि दी। तो ये प्रश्न ये ध्यान रखना कि हो सकता है पूछ लिया जाएगा। इल्तुतमिश इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। गोरी का गुलाम कौन? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये 1210 से 1236 तक शासन करता है। इलबरी तुर्क था ये। मुल्तान से पहले सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार रह चुका था ये। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार रह चुका था। खुक्कर विद्रोह दबाते समय ऐबक और गोरी के साथ भी था ये। खुक्कर विद्रोह भी दबाया था, दबाने में इसने अपनी भूमिका निभाई थी इल्तुतमिश ने। चंगेज खां भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया था इसी इल्तुतमिश के समय पे। इल्तुतमिश के समय पर ही चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए। चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के समय पर। वो क्यों आया था? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा कर रहा था। ठीक है, पहली बार इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ये एक चांदी का था जिसको बोलते थे टंका, वो होता था 175 ग्राम ग्रेन का। और तांबा होता था जिसको बोलते थे जीतल। ठीक है, तो चांदी का टंका, तांबे का जीतल। ओके, 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलाफत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दिल्ली का वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बना। बगदाद के खलीफा से खिलाफत प्राप्त करके 1229 में इसने क्या किया? दिल्ली का वैध सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गई। किसके समय में? इल्तुतमिश के ही समय पर। ठीक है, ये अपने न्याय प्रशासन के लिए बहुत प्रसिद्ध था इल्तुतमिश।
ठीक है। इल्तुतमिश अपने न्याय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। ये महल के सामने क्या घंटी नुमा शेरों की मूर्ति लगवा रखी थी इसने, ठीक है। जिसे कोई भी आता था बजाता था और उसको बजाकर मतलब कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय मांग सकता था और सुल्तान न्याय करने के लिए तत्पर भी रहता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है इल्तुतमिश को, क्योंकि सुल्तान सबसे पहले यही बना है, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। फिर आती इनकी लड़की होती है रजिया सुल्तान। प्रश्न आता है कभी कई बार, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका या भारत की पहली महिला शासिका भारतीय इतिहास में। तो 1236 से 1240 तक 4 साल रही हैं। इल्तुतमिश के पुत्र थी, मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका हैं। केंद्रीकृत शासन पर इन्होंने बल दिया था। बठिंडा का गवर्नर एक था मलिक अल्तुनिया, इसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ रजिया के विरुद्ध तुर्कों द्वारा, ठीक है। तो मलिक अल्तुनिया था जो कि बठिंडा का गवर्नर हुआ करता था, ये एक तुर्क था। इसने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मारी गई होंगी, और क्या हो सकता है ना। चलिए, फिर आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन आते हैं 1266 से 1287 तक, है ना। 1266 से 1287 तक मतलब 21 साल तक। गयासुद्दीन बलबन उलूग खां या फिर बहाउद्दीन नाम है इनका, ठीक है। एलबरी तुर्क हैं, इल्तुतमिश भी थे। बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन का दास था ये। बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन का दास था और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने 1233 में इसको खरीद लिया था। बसरा के जमालुद्दीन थे, इनका दास था, और ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, 1233 में इसको खरीद लिया था गयासुद्दीन बलबन को, ठीक है। तो इल्तुतमिश का खसदार हुआ करता था ये, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का खसदार था। रजिया का अमीर शिकार था। रजिया ने इसको अमीर शिकार पद पर नियुक्त किया था। बहराम शाह जो था इसने अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया था। तो खसदार था इल्तुतमिश का, अमीर शिकार था रजिया का, अमीर आखूर बहराम शाह ने नियुक्त किया। बलबन वंश का संस्थापक बना गयासुद्दीन बलबन, ठीक है तो गुलाम वंश, लेकिन बलबन वंश का संस्थापक है। बदरुद्दीन रूमी रेवाड़ी की जागीर दी, ठीक है। फिर नासिरुद्दीन जो दामाद थे इनके, इनको उलूग खां की उपाधि दी और तथा नायब ममलिकात का पद प्रदान किया था। नासिरुद्दीन जो कि दामाद था किसका, गयासुद्दीन बलबन का, इसको उलूग खां की उपाधि प्रदान की और साथ में नायब ममलिकात का पद प्रदान किया था, ठीक। गयासुद्दीन बलबन प्रसिद्ध है अपने रक्त और लौह नीति के कारण। रक्त और लौह नीति के कारण बहुत प्रसिद्ध है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और दूसरी चीज किस लिए प्रसिद्ध है, अपने राजत्व सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। राजत्व सिद्धांत इसका क्या है, राजत्व सिद्धांत है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने ऐसा किया था, सुल्तान का पद इसने बोल दिया ना, ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर की प्रतिछाया, ऐसा इसने बोला था। तो सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, ठीक है। तो राजद सिद्धांत इसका है। थोड़ा सा फारस के लोगों से प्रेरित होकर इसने राजनीतिक आदर्श निर्मित किए थे, ठीक है। राजनीतिक आदर्श वही कि राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयास किया इसने। राजत्व सिद्धांत नियमित खुदाई, राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिल्ले इल्लाह या जिल्ल इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब है। सिजदा पाबोस प्रथा प्रारंभ की, ईरानी प्रथा होती थी सिजदा पाबोस, है ना, झुक के सलाम करना, उनके पैर चूमना, ये प्रथा थी, इसने शुरू की थी बलबन ने। नवरोज त्यौहार
प्रारंभ किया गया? दीवाने अर्ज, इसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की गयासुद्दीन बलबन ने। इसका मंत्री था इमाद उल मुल्क। सैन्य विभाग का एक मंत्री हुआ इमाद उल मुल्क, जो कि वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त हो रहता था। ठीक है, तो दीवाने अर्ज जो है वो क्या है? सैन्य विभाग है, उसका मंत्री था, नाम था उसका इमाद उल मुल्क। और वो जो पद होता था मंत्री सैन्य विभाग का, वह वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रहता था। ठीक है, गुलाम वंश का शासन कितने साल तक चला? 84 साल तक चला, 1206 से 1290 तक, है ना। अब आएगा खिलजी वंश। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।